Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adit, your chemistry teacher, and today we are going to discuss general gas equation from chemistry book by Azim Academy. Basically हमने P, V, T और N बेसिकली चार टर्म्स पढ़ी थी। तो एक ऐसी इक्वेशन जो इन चारों पैरामीटर्स को रिलेट करेगी और हमारे पास एक इनके दरम्यान एक रिलेशनशिप देगी, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? जनरल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप हमेशा क्या होता है? इनवर्स। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये हमारे पास स्टेटमेंट किसकी थी? बॉयल्स लॉ की थी। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस टाइम वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप हमेशा इनवर्स होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ के अंदर हमने वॉल्यूम की तो बात नहीं की थी, बल्कि हमने बेसिकली ये कहा था कि उन चार पैरामीटर्स में से आप प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दें और नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट कर दें, यानी P भी कांस्टेंट कर दें और N भी कांस्टेंट कर दें, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो पहली बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होगा और 1/P होगा। जबकि अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूँगी तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एवोगाड्रो लॉ, जिसमें हमने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। लेकिन इसके अंदर भी टेम्परेचर और प्रेशर को आपने क्या रखना है? कांस्टेंट। अब बेसिकली हमारे पास तीन आपके पास इक्वेशन आती हैं, एक बॉयल्स लॉ से, एक चार्ल्स लॉ से और एक एवोगाड्रो लॉ से। अब हमने इन तमाम वेरिएबल तीनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे और हमने पहली इक्वेशन में बेसिकली प्रेशर को, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट किया, जबकि दूसरी इक्वेशन के अंदर हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट किया, जबकि लास्ट इक्वेशन में हमने प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया। अब हमने क्या करना है? हमने इन पैरामीटर में से कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट नहीं करना, यानी चारों के चारों पैरामीटर्स को अगर लें और इन तीनों इक्वेशंस को यूटिलाइज करें तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइडेड बाय P। ऊपर वाली तीनों इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्राइव हुई है कि V का डायरेक्ट रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, लेकिन प्रेशर के साथ उसका रिलेशनशिप क्या होगा? इनवर्स। यहाँ पे अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो आप एक कांस्टेंट लगाएंगे। मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करूँगी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइडेड बाय P। तो जहाँ जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को मैं R कहती हूँ। R बेसिकली आपके पास क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट है। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी? V इज इक्वल टू R NT डिवाइडेड बाय P। यहाँ V वॉल्यूम को शो कर रहा है, R जो है जनरल गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है, T और टेम्परेचर, एंड यहाँ पे P जो है वो बेसिकली क्या है? प्रेशर। तो इक्वेशन V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P। यहाँ से P को अगर मैं दूसरी साइड पे मूव करवाऊँ तो इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। और ये जनरल गैस इक्वेशन में बेसिकली हमारे पास क्या बता रही है कि PV का प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास इक्वल होता है nRT के। यहाँ पे R जो है वो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के हमेशा इक्वल आता है। उसके बाद हमारे पास अगर जनरल गैस इक्वेशन को आप क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मोल्ड कर रहे हैं, उसकी फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT है, यानी जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को 1 कर दें तो N की जगह वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी? 1। तो इक्वेशन जो है वो PV इज इक्वल टू N की जगह जब 1 पुट करेंगे तो उस साइड पे सिर्फ RT बचेगा। तो इक्वेशन मेरी मोल्ड होके PV इज इक्वल टू RT में चेंज हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में से अगर आप R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो PV इज इक्वल टू RT, तो दूसरी साइड से जो T है वो इस साइड पे मूव कर जाएगा, तो PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू R। तो अगर आपके पास एक सिलेंडर है और उसमें गैस है, उसका वॉल्यूम उस वक्त V1 है, टेम्परेचर T1 है और उसका प्रेशर P1 है, तो इक्वेशन बनेगी V1 P1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू R। तो यानी ये कि पहली गैस, पहले कंटेनर का प्रेशर, उसका वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर। अब आप इसी गैस को किसी दूसरे कंटेनर की तरफ मूव करवा रहे हैं, या आपने क्या किया? कंडीशंस को चेंज करवा दिया, यानी पहले उसका वॉल्यूम अगर V1 था तो आपने जैसे ही टेम्परेचर T1 से चेंज करके T2 किया, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, V1 से V2 चला गया, प्रेशर भी उसका P1 से चेंज हो गया, P2 हो गया। तो अगर मैं दूसरी फॉर्म इक्वेशन के लिखूँ तो मेरे पास P2 V2 डिवाइडेड बाई 2 T2 आ जाएगी। तो दो इक्वेशन है, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1, P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, और दोनों इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकती हूँ कि P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। अगर आप इस इक्वेशन में से, जो कि जनरल गैस इक्वेशन थी, PV इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन में से आप किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT है। N बेसिकली किस चीज़ को शो कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स को, जिसको हम पीछे पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम, तो यानी स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज ऑलवेज इक्वल टू n। तो जहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT है, यहाँ आप n की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, PV इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और साथ में क्या आ जाएगा, RT। अगर आप यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाकी तमाम पैरामीटर्स को आप इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, स्मॉल m इज ऑलवेज इक्वल टू PV कैपिटल M डिवाइडेड बाय RT। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू लगे हो, मॉलिक्यूलर मास, जनरल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू, T टेम्परेचर की वैल्यू मालूम हो, तो आप स्मॉल m को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन का जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जनरल गैस इक्वेशन ने एक तो हमें गिवन मास कैलकुलेट करके दे दिया, दूसरी बात ये कि जनरल गैस इक्वेशन को आप यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वही इक्वेशन आपके पास होगी, PV इज इक्वल टू nRT, n की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M RT। अब आपको यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, आपको कैपिटल M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो PV को आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और m को आप इस साइड पे लेके आएंगे, तो इक्वेशन बनेगी m इज इक्वल टू स्मॉल m RT डिवाइडेड बाय PV। तो इसका मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन में अगर आपको स्मॉल m यानी गिवन मास भी पता है, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, टेम्परेचर की वैल्यू भी पता है, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू भी पता हो, तो आप मॉलिक्यूलर वेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन जनरल गैस इक्वेशन का, अगर आपको किसी चीज़ की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करके आप किसी चीज़ की डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू हमें पता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो हम उस n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन विल बी PV इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M और RT। यहाँ बेसिकली अगर m कैपिटल M को आप दूसरी साइड पे लेके जाएं और वॉल्यूम को नीचे ले आएं, यानी आप v को m की जगह और m को v की जगह लेके आए, तो इक्वेशन क्या बनेगी, PM इज इक्वल टू m ओवर v RT। हमने अपनी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है डेंसिटी हमेशा मास में वॉल्यूम के बराबर होती है, तो यहाँ m ओवर v की जगह मैं डेंसिटी की टर्म जैसे ही लगाऊंगी तो इक्वेशन बनेगी PM इज इक्वल टू DRT। तो अगर PM इज इक्वल टू DRT है और आपको इस D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप RD को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो PM डिवाइडेड बाय RT। इसका मतलब ये है अगर आपको प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास, जनरल गैस कांस्टेंट R और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन हो, तो आप किसी भी चीज़ की डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको जनरल गैस इक्वेशन की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।